हेलो एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा वीडियो है वो जुलाई 2021 के अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी का पार्ट 3 होगा। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड जो है उसके अंदर हमने जो शॉर्ट न्यूज़ थी वो हमने पढ़ ली थी। उसके अलावा जो विविध जो न्यूज़ है यानी मिसलेनियस टॉपिक्स हैं जिसके अंदर इंपॉर्टेंट नियुक्तियाँ थी, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय नियुक्तियाँ थी, उसके अलावा जो बुक्स हैं, इंपॉर्टेंट दिवस है, वो सारे हमने देख लिए थे। आज उसी के अंदर उसी मिसलेनियस टॉपिक्स में हम पढ़ने वाले हैं शब्द संक्षेप। उसके अलावा हम पढ़ेंगे पोर्टल्स, स्कीम्स वगैरह के बारे में। तो आज का वीडियो जो होने वाला है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्किप जो है बिल्कुल भी ना करें। और सेकंड जो न्यूज़ है वो ये है कि आप अगर आपके पास में फिजिकल फॉर्म में ये मैगजीन अवेलेबल नहीं है तो पहली तो यही गुजारिश है कि आप इसको खरीद लें ताकि आपको रिवाइज़ करने में आसानी रहे। लेकिन अगर आपके पास में ये मैगजीन नहीं है तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका नाम है स्टडी फॉर RS एंड IAS। वहाँ पर आपको ये मैगजीन 1 या 2 दिन में अवेलेबल हो जाएगी। तो चलिए हम हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारी जो न्यूज़ है वो है इंडियन नेटवर्क फॉर मेमोरी स्टडीज़। सो सबसे पहली जो न्यूज़ है वो है वर्ड्स इन शॉर्ट पे, यानी कि इसमें जो है जो एक शब्द है जिसका नाम है इंडियन नेटवर्क फॉर मेमोरी स्टडीज़, यानी स्मृति अध्ययन के लिए भारतीय नेटवर्क। हिंदी में इसको बोलेंगे स्मृति अध्ययन के लिए भारतीय नेटवर्क। इसको जो है लॉन्च किया गया है। किसने इसको लॉन्च किया है? तो IIT मद्रास के द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? तो देखिए ये जो है आपका जो इंटरनेशनल मेमोरी स्टडीज़ एसोसिएशन है जो कि एम्स्टर्डम में है, उसके तत्वाधान में एशिया में गठित होने वाला पहला औपचारिक नेटवर्क है। ठीक है, पूरे एशिया के अंदर ये पहला औपचारिक नेटवर्क है जिसको कि IIT मद्रास के द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमको न्यूज़ देखनी है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये है युवा प्रोग्राम के बारे में। युवा का फुल फॉर्म है यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स, यानी कि जो लेखक हैं उनके लिए जो है ये स्कीम जो है वो लॉन्च की गई है। तो इस युवा का जो फुल फॉर्म है वो है यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स, यानी कि इसके अंदर ऐसे ऑथर्स जिनकी उम्र जो है 30 वर्ष तक है उनको जो है प्रशिक्षण का कार्यक्रम या परामर्श जो है वो दिया जाएगा। जो युवा उभरते हुए जो लेखक हैं उनको प्रशिक्षित करने के लिए एक लेखक परामर्श कार्यक्रम है ये, और इसको जो है प्रधानमंत्री युवा योजना जो है उसके तहत इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, और इसको जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के तहत उच्च शिक्षा विभाग ने जो है 29 मई 2021 को युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रधानमंत्री युवा योजना की जो है शुरुआत की है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको हमको याद रखना है। इसके तहत देखिए क्या होगा कि इस योजना के तहत 6 महीने की अवधि के लिए प्रत्येक लेखक को 50,000 प्रति माह के समेकित छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप का भुगतान भी किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रीन हाइड्रोजन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। अब हम शिखर सम्मेलन और जो कॉन्फ्रेंसेस है उसको देख रहे हैं, उसमें पहला जो है वो है आपका ग्रीन हाइड्रोजन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। अब देखिए ये जो ग्रीन हाइड्रोजन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है तो ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर बात हो रही है, और किन के द्वारा? ब्रिक्स देशों के द्वारा। तो ब्रिक्स तो हम जानते ही हैं जिसमें ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना और साउथ अफ्रीका है। ठीक है, तो इन देशों के द्वारा जो है एक ग्रीन हाइड्रोजन जो सम्मेलन है उसका आयोजन किया गया है। ग्रीन हाइड्रोजन का यहाँ अर्थ क्या है? ग्रीन हाइड्रोजन का अर्थ है कि ऐसी हाइड्रोजन जिसका कार्बन फुटप्रिंट जो होता है, ऐसी हाइड्रोजन जिसका कार्बन फुटप्रिंट कम हो और वो रीन्यूएबल हो, यानी कि अक्षय ऊर्जा की तरह कार्य करे। ठीक है, तो इसको जो है ऊर्जा के क्षेत्र में उपयोग लाया जाएगा। ऐसा क्यों किया जा रहा है? आप सभी जानते हैं कि पेरिस वाला जो समझौता हुआ था उसमें भारत ने कुछ नेशनली डिटरमाइंड उसके टारगेट्स थे। ठीक है, नेशनली डिटरमाइंड जो इंटरनेशनली डिटरमाइंड जो उसके टारगेट्स थे उसको अचीव करना है। इसी के क्षेत्र में आपको पता होगा कि जो सौर ऊर्जा है उसके भी कई सारे जो है लक्ष्य रखे गए हैं कि हमको जो है 2022 तक जो है इतना गीगावाट्स तक है ना अक्षय ऊर्जा जो है यानी सन से जो ऊर्जा है वो प्राप्त करनी है। ये सारी चीज़ें जो है इसके अंदर की गई है। तो ये जो ग्रीन हाइड्रोजन है ये भी इसी के तहत है कि जो हमारे नेशनली डिटरमाइंड टारगेट्स हैं उनको हम अचीव कर सकें, और जो है जो रीन्यूएबल एनर्जी यानी कि जिसको कि क्या कहते हैं रीन्यूएबल को, जिसको कि आप दोबारा से यूज़ कर सकें यानी अक्षय ऊर्जा जो है उसके क्षेत्र में इस कार्य को किया गया है। तो ग्रीन हाइड्रोजन ब्रिक्स सम्मेलन जो है उसका आयोजन किया गया है। और उसके अलावा तो इसके अंदर हाँ बस यही इसमें इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इसका आयोजन जो है NTPC लिमिटेड के द्वारा किया गया है, NTPC, और ये जो है सबसे बड़ी ऊर्जा समेकित कंपनी है इंडिया के अंदर, और ये महारत्न के अंदर आती है। महारत्न ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत है ये कंपनी, और ये जो है महारत्न कंपनी है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो 8वें आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक पे है, जिसको हम बोलते हैं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस, जिसको आसियान प्लस भी कहा जाता है, आसियान प्लस। तो आसियान सबसे पहले कौन से देश हैं? तो देखिए आसियान जो देश हैं ये आपके इसमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है क्या भारत आसियान का हिस्सा है क्या? तो भारत इसका मेंबर नहीं है।
इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ आसियान, ये ध्यान रखना है। अब आसियान में कितने देश हैं? तो आसियान के अंदर 10 देश हैं, जिसके के अंदर आपका म्यांमार है, लाओस है, थाईलैंड है, ब्रुनेई है, ये सारे देश जो है इसके अंदर इंक्लूडेड है। भारत इसके अंदर एक ऑब्जर्वर यानी कि पर्यवेक्षक देश का जो है वो औहदा रखता है, ये पोस्ट है उसकी। अब ये जो रक्षा मंत्रियों की बैठक है, इसके अंदर भारत ने भी पार्टिसिपेट किया था। हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है जिनका नाम है राजनाथ सिंह जी, वो भी वहाँ पर जो है इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए गए थे। इसका देखिए यहाँ पर इसने नाम दे रखा है कि ADMM यानी कि आसियान डिफेंस मिनिस्टीरियल मीट, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। तो उसके अलावा तो और इसमें कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, बस आप ये ध्यान रखिएगा कि इसकी मीटिंग कहाँ पर हुई थी। तो इसकी मीटिंग जो है वो ब्रुनेई के अंदर हुई थी। कहाँ पर हुई थी? ब्रुनेई के अंदर, ठीक है, ब्रुनेई के अंदर हुई थी। इंडोनेशिया जब आप देखेंगे तो उसके आसपास में आपको एक आइलैंड दिखेगा, वो ब्रुनेई है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं वीवा टेक। तो ये वीवा टेक क्या है? तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पहली चीज़ तो ये वीवा टेक क्या है। तो देखिए वीवा टेक जो है यूरोप में सबसे बड़े डिजिटल और स्टार्टअप आयोजनों में से जो है वो एक है। उसके अलावा इसका आयोजन 2016 के बाद से हर वर्ष पेरिस में संयुक्त रूप से एक प्रमुख विज्ञापन और विपणन समूह जो है जिसका नाम है पब्लिक्सिस ग्रुप और लेस इकोस, इनके द्वारा इसको आयोजित किया जाता है। ये याद ना भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं। यह प्रौद्योगिकी नवाचार क्या होता है? इनोवेशन, ठीक है, और जो स्टार्टअप इकोसिस्टम होता है उसके जितने भी हितधारक हैं यानी स्टेक होल्डर्स हैं उनको एक साथ लेकर के आता है। देखिए जो स्टार्टअप है वो आज के समय की ज़रूरत है, स्टार्टअप एंड इनोवेशन, ये क्योंकि जो है इसके तहत जो है रोज़गार के बहुत ज़्यादा अवसर जो है वो उपलब्ध होते हैं, ठीक है। तो इनको बढ़ावा देने के लिए जो है ये वीवा टेक जो है इसका आयोजन किया जाता है। इसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो सभी एक मंच उनको प्रदान किया जाता है ताकि वो अपनी बात रख सके और जो है गवर्नमेंट्स के साथ में भी टॉक कर सके। इस आयोजन में प्रदर्शनियाँ, पुरस्कार, पैनल चर्चा और स्टार्टअप प्रतियोगिताएँ जो है वो शामिल की जाती हैं। तो इसका जो है इस वीवा टेक जो ये भी 5वां इसका संस्करण हुआ है, इसके अंदर जो है प्रधानमंत्री मोदी ने जो है इसके अंदर मुख्य अतिथि के बतौर जो है भाषण दिया है और 5 स्तंभों पर उन्होंने चर्चा की है, जिसका मतलब हुआ प्रतिभा, बाजार, पूंजी, इकोसिस्टम और खुलेपन की संस्कृति के आधार पर भारत में निवेश के लिए दुनिया को जो है आमंत्रित किया जाए, ठीक है। और उसके अलावा इसके अंदर जो है फ्रांस और इन सब के जो है देश वगैरह जो है उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो ये वीवा टेक सम्मेलन के बारे में चीज़ थी, इसको थोड़ा ध्यान रखें कि वीवा टेक का संबंध किससे है ये पता होना चाहिए कि नवाचार और स्टार्टअप से इसका संबंध है। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है वो है नाटो के शिखर सम्मेलन पे। नाटो का फुल फॉर्म है, पहले नाटो के बारे में जानते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये जो है जब हमारा कोल्ड वॉर चल रहा था, शीत युद्ध जब चल रहा था, तो उसके अंदर एक संगठन बनाया गया था यूएसए के द्वारा। किसको काउंटर करने के लिए? तो सोवियत रशिया को यानी यूएसएसआर को काउंटर करने के लिए जो है इसको बनाया गया था और इसको जो है नाटो का नाम दिया गया। और इसमें जो उस समय देश थे वो थे 29 देश थे और इसको बनाया गया था 1949 के अंदर, ठीक है। इसी के काउंटर में रशिया ने क्या बनाया था, यानी सोवियत जो रूस है उसने क्या बनाया था, तो वो था वार्सो पैक्ट, ठीक है, वार्सो पैक्ट उसको कहते हैं। जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पे पढ़ने को मिलेंगी। अब देखिए जो नाटो है इसके अंदर पहले 29 सदस्य थे। जब ये 1949 में बना था तो इसके अंदर कितने सदस्य थे, तो 29 सदस्य थे। हाल ही में इसमें जो 30वां सदस्य बना है वो था मैसिडोनिया। ये नया देश है, इसका जो सदस्य बना था वो है मैसिडोनिया, ठीक है। अब देखिए कि जो नाटो है ये एक तरीके से जो है एक संधि के आधार पर बना है जिसको हम वॉशिंगटन ट्रीटी भी कहते हैं। वॉशिंगटन संधि के आधार पर जो है इसका निर्माण किया गया था। और अब देखिए इसमें आगे जो है इसके क्या क्या डिसीजंस होते हैं और ये क्या करता है वो हम देखते हैं। तो एक तरीके से मिलिट्री ग्रुप है, ठीक है। ये अपने उसी तरीके से कि मतलब जैसे मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है, आपका एक ग्रुप बना हुआ है, तो एक के साथ में अगर कुछ होता है तो सभी उस पर रिएक्ट करते हैं। वही चीज़ इसके साथ में है कि इन्होंने कहा है कि एक सब के लिए और सब एक के लिए, एक सब के लिए और सब एक के लिए, यानी कि अगर एक पे कोई अटैक होता है तो वो सब पे अटैक माना जाएगा और सभी देश मिलकर के जो है उस देश की सहायता करेंगे। ये इसका उद्देश्य है। तो अब यहाँ देखिए कि नाटो ने भी डिसीजन लिया है, इसकी जो अभी हाल ही में मीटिंग हुई है जो कि कहाँ पर हुई है, ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर हुई है, ठीक है। वहाँ पर जो इसकी रिसेंट मीटिंग हुई है उसमें अमेरिका ने कहा है कि वो अफगानिस्तान से अपनी सेना जो है वो 11 सितंबर तक जो है पूरी सेना वापस लाने की जो है घोषणा उसने कर दी है। और दूसरी चीज़ इन्होंने कहा है कि जो नाटो के सदस्य राष्ट्र हैं वो अंतरिक्ष में हमलों के खिलाफ मिलकर लड़ने के लिए जून 2021 में सामूहिक रक्षा प्रावधान सभी के लिए एक और एक के लिए सभी के उपयोग का जो है वो विस्तार करेंगे, ठीक है। यानी कि अब जो इनका जो सहयोग है वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के आगे स्पेस और साइबर जो क्राइम है उसमें भी हो गया है। यानी कि अगर किसी के ऊपर साइबर अटैक होता है तो सभी देशों के ऊपर अटैक माना जाएगा और उसको ख़त्म करने के लिए सभी देश मिलकर के कार्य करेंगे,
ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ नाटो के बारे में और दे रखा है कि नाटो के जो 30 जो सदस्य हैं उनके बारे में दे रखा है। पहली चीज़ तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, जहाँ अभी इसकी मीटिंग हुई है। सदस्य इसके 30 हैं, जिसके के अंदर आपको 2 तो नॉर्थ अमेरिका के हैं और बाकी सब यूरोप के देश हैं, ठीक है, जैसे कि अल्बानिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, कनाडा, क्रोएशिया, चेक गणराज्य, डेनमार्क, एस्टोनिया, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आइसलैंड, ये सारे जो हैं ये इन 2 को छोड़ करके बाकी सारे कहाँ के यूरोप के देश हैं, ठीक है। ये मैंने बता ही दिया। 2020 के अंदर उत्तरी मैसिडोनिया जो है इसके अंदर 30वें सदस्य के रूप में जो है वो शामिल हुआ था। इसके महासचिव का नाम है जेंस स्टोलनबर्ग, ये नॉर्वे के हैं। और नाटो द्वारा संकट प्रबंधन का संचालन वाशिंगटन संधि के अनुच्छेद 5 के तहत या संयुक्त राष्ट्र के जनादेश के तहत जो है वो किया जाता है। तो मैंने बताया था वाशिंगटन ट्रीटी, उसके अनुच्छेद 5 के तहत जो है इसका प्रबंधन जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये वैश्विक योग सम्मेलन के ऊपर आर्टिकल है, जिसमें कि 7वां जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है उसको 21 जून को मनाया गया था। और ये जो है मोक्ष यतन योग संस्थान द्वारा आयुष मंत्रालय, भारत सरकार और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के साथ मिलकर जो है इसका आयोजन किया गया है। तो हालांकि इतना कोई क्वेश्चन पूछेगा नहीं इसके ऊपर, बस ये थोड़ा योगा डे के बारे में जो है वो ध्यान में होना चाहिए, बाकी कुछ विशेष है नहीं। अब हम पोर्टल और ऐप्स के बारे में पढ़ते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप यूपीएससी का हो, आरपीएससी का हो, अदर एग्जाम्स हो। तो ये ऐप के बारे में तो मेंस में भी क्वेश्चन आता है, पूछ लेते हैं कि इस ऐप का संबंध किससे है। तो अब देखते हैं, सबसे पहला है नमस्ते योग ऐप। तो देखिए 7वां जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था उसके सिलसिले में जो है इस ऐप को जो है कार्यक्रम के द्वारा जो है लॉन्च किया गया था। और इस कार्यक्रम का आयोजन आयुष मंत्रालय ने मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के सहयोग से किया था। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको काट सकते हैं। नमस्ते योग का उद्देश्य है योग के बारे में जागरूकता बढ़ाना और इसे अधिक से अधिक लोगों तक सुलभ बनाना। तो ये आप भले ही तो काट सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा ऐप पूछेगा आपसे कि नमस्ते योग ऐप जो है ये किससे संबंधित है, तो ये तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत ईजी है, सामने दिख रहा है कि ये तो योगा से संबंधित है, उसके प्रति जागरूकता फैलाने से संबंधित है। नेक्स्ट पोर्टल हम देखते हैं, इसका नाम है सेज पोर्टल। तो सबसे पहले कोई भी हम पोर्टल पढ़ते हैं, अगर उसका नाम थोड़ा सा टिपिकल हो तो आप नाम के ऊपर जाइए कि उसका फुल फॉर्म क्या है। जैसे ही आपको नाम पता चलेगा आप थोड़ा बहुत आइडिया लगा लेंगे और एग्जाम में आपका आंसर जो है वो राइट हो जाएगा। और अगर ऐसा कोई पोर्टल जैसे भी ये था नमस्ते योग, तो ऐसे पोर्टल को आप इग्नोर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये तो दिखता हुआ सी चीज़ है, इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आता है। तो देखिए सेज पोर्टल जो है इसका फुल फॉर्म है सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन। सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन, ये पोर्टल जो है ये बुजुर्ग लोगों के लिए है, ताकि उनकी जो भी कोई आवश्यकता हो उनको एक वन स्टॉप जो है पहुंच की तरह उसके लिए कार्य कर सके। कोई भी उनकी ज़रूरत हो तो उसके लिए जो है उत्पाद हो, चाहे सेवाएं हो, चाहे उनको कोई प्रोडक्ट चाहिए हो, चाहे उनको कोई सर्विसेज चाहिए हो, तो उनके लिए जो है एक वन स्टॉप पहुंच केंद्र की तरह जो है ये पोर्टल काम करेगा। नेक्स्ट आर्टिकल पे हम चलते हैं। अब कौन कौन से जो है समझौते और सहयोग समझौते हुए हैं उनको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला तो है मिजोरम में स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण, यानी कि जो हेल्थ सर्विसेज है उसको सुधारने के लिए वर्ल्ड बैंक के साथ में भारत सरकार ने एक $32 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अब क्वेश्चन आ सकता है, हाल ही में भारत सरकार ने $32 मिलियन का हेल्थ सुदृढ़ीकरण यानी कि स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण जो है उसके लिए जो है एग्रीमेंट जो है वो किया है। तो ये किस स्टेट के लिए उन्होंने ऐसा किया है? तो ये मिज़ोरम के लिए किया है। मिज़ोरम एक जो है उत्तर पूर्वी राज्य है, ठीक है, और इसकी स्वास्थ्य सेवाओं के स्ट्रेंथनिंग के लिए, जिसको हम कहते हैं स्ट्रेंथनिंग के लिए जो है ये $32 मिलियन का जो है वर्ल्ड बैंक के साथ में समझौता किया गया है। अब ये मैंने इंपॉर्टेंट इसलिए बताया, कोई भी समझौता अगर ऐसा हो कि हमारे देश में हो रहा हो और वर्ल्ड बैंक, IMF या ऐसी कोई संस्था लोन दे रही हो, तो उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना ज़रूरी है, वहाँ से जो है क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। फिर अब नेक्स्ट हम चलते हैं। भारत और भूटान ने पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए समझौता ज्ञापन पर जो है हस्ताक्षर किए हैं। तो ये खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जनरल सी बातें हैं इसके अंदर, तो इसको आप काट दीजिए, इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा। नेक्स्ट जो हमारे आर्टिकल्स हैं वो योजनाएं यानी कि स्कीम्स और जितने भी मिशन या पहल हैं उनके ऊपर है। तो पहला आप देखिए, कैबिनेट के द्वारा जो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 4.0 को जो है वो मंजूरी दी गई है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना आपको पता है कोरोना संकट के दौरान जो है इस योजना को लॉन्च किया गया था, ताकि जो गरीब परिवार हैं, मजदूर वर्ग से हैं या फिर जो कि अंत्योदय के अंदर आते हैं, BPL के अंदर आते हैं, उनको जो है खाने की आपूर्ति की जा सके, अनाज की आपूर्ति की जा सके, उससे ये रिलेटेड है। तो अब इसका जो चौथा चरण है उसको बढ़ाया गया है, उसकी अवधि को जो है इन्होंने 5 माह की एक और अवधि के लिए जो इसको बढ़ा दिया गया है। जैसे कि यहाँ देखेंगे हम जुलाई 2021 से नवंबर 2021 तक जो है इसको बढ़ाया गया है, ठीक है। इसके तहत ये लोग क्या करेंगे कि हर व्यक्ति को 5 रुपये प्रति किलो प्रति माह के हिसाब से मुफ्त अनाज जो है वो दिया जाएगा।
और इस योजना के चौथे चरण से लगभग 35 करोड़ लोग जो है वो लाभान्वित होंगे, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, जिसको नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट बोलते हैं, और अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिकता वाले परिवारों के अंतर्गत जो आते हैं उनके तहत जो इसको वितरण किया जाएगा। फिर नेक्स्ट है, जो दिल्ली सरकार है उसने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना जो है उसको शुरू किया है। हालांकि ये जो न्यूज़ आर्टिकल है ये हमारे स्टेट जो राजस्थान स्टेट न्यूज़ है, मतलब राजस्थान वाले जो एग्ज़ाम्स होते हैं उससे पूछा जाए, थोड़ा सा संदेह है इसके ऊपर। लेकिन हाँ ठीक है कि एक नॉर्मल जो है कोविड के तहत जो है क्या क्या उपाय किए गए हैं, कौन सी योजनाएँ जारी की गई है, तो उसके तहत हम इसको पढ़ सकते हैं। तो देखिए इसके अंदर क्या है कि इस जो आर्थिक सहायता योजना है इसमें जो कोरोना के कारण जिनकी मृत्यु हुई है जिनके परिवारों में, उनको जो है इसका लाभ दिया जाएगा। इस योजना के माध्यम से सभी पात्र जो नागरिक हैं उनको 50,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके अलावा सभी पात्र लाभार्थियों को जो है 2500 रुपये प्रति माह पेंशन के रूप में भी जो है वो प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं केरल सरकार का कवल प्लस कार्यक्रम। तो देखिए ऐसे जो प्रोग्राम्स होते हैं वो यूपीएससी के अंदर तो पूछ लिए जाते हैं, स्टेट वाले जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी पूछ लिया जाता है, क्योंकि अभी ये तो न्यूज़ में भी है, रिसेंट भी है, और ऊपर से नाम इसका थोड़ा डिफरेंट है। तो पूछ लेंगे कवल प्लस कार्यक्रम जो है किस राज्य के द्वारा हाल ही में जो है इसको लॉन्च किया गया, तो केरल सरकार के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। वहाँ का जो बाल विकास और महिला और बाल विकास मंत्रालय है उसके द्वारा जो इसको जारी किया गया है, और ये इससे पहले भी जो था उसके बाद में अभी इसको और विस्तारित किया गया है। इसका देखिए मतलब क्या है इसका, कि बच्चों की देखभाल और सुरक्षा प्रदान करने, उन्हें यौन शोषण से पीड़ित जो बच्चे हैं उनका समग्र समर्थन करने संबंधी इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम को प्रारंभ में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया गया था दो जिलों में, जिसका नाम था तिरुवनंतपुरम और पलक्कड़। और अब इस कार्यक्रम को जो है एर्नाकुलम, इरुड्डी, मलप्पुरम, कोझिकोड इन सब में भी लागू किया जाएगा। तो ये इतना याद नहीं रखना है, याद सिर्फ ये रखना है कि इसका संबंध किससे है, केरल से है। और बच्चों के लिए जो सुरक्षा है, यानी उनके यौन शोषण से जो उत्पीड़ित बच्चे हैं उनकी देखभाल करना, बच्चों को सुरक्षा प्रदान करना, उनकी देखभाल के लिए जो है इस योजना को केरला के अंदर लॉन्च किया गया था। फिर देखिए एक और योजना है जो कि गुजरात सरकार की है, इसका नाम है कृषि विविधीकरण योजना, एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफाइड स्कीम 2021। तो ये जो गुजरात के मुख्यमंत्री जिनका नाम है विजय रूपाणी, उनके द्वारा जो है इसको स्टार्ट किया गया है। और वहाँ पर जो है इसका उद्देश्य क्या है कि जितने भी आदिवासी क्षेत्र हैं जिसको हम ट्राइबल एरिया कहते हैं, तो उन लोगों को जो है कृषि को टिकाऊ और लाभदायक बनाने के लिए जो है इस योजना का शुभारंभ किया गया है। तो इस योजना के तहत क्या करेंगे कि उन किसानों को जो है बीज, खाद, फसल ये सब जो है सस्ते के अंदर जो है वो दी जाएगी। फिर नेक्स्ट हम परियोजना देखते हैं प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया। तो देखिए ये तो नाम से ही सिद्ध है कि O2 का मतलब क्या है, ऑक्सीजन। यानी कि अभी आप जानते हैं कि जो सेकंड लेयर आई थी उसमें ऑक्सीजन की काफ़ी ज़्यादा कमी थी। ऑक्सीजन की कमी इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन से भी पूरी की गई, कंसनट्रेटर्स की कमी रही, वेंटिलेटर्स की कमी रही। तो उसको जो है उस मांग को, यानी कि डिमांड को पूरा करने के लिए जो है सप्लाई को बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या काम किए हैं, तो वही प्रोजेक्ट O2 है। तो देखिए इसमें भविष्य में पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय ने प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया नामक परियोजना की शुरुआत की है। इस परियोजना के तहत ऑक्सीजन का एक राष्ट्रीय कंसोर्टियम, जियोलाइट्स जैसे महत्वपूर्ण कच्चे माल की राष्ट्रीय स्तर पर आपूर्ति, छोटे ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना, कंप्रेसर का विनिर्माण, अंतिम उत्पाद यानी ऑक्सीजन संयंत्र, कंसंट्रेटर और वेंटिलेटर आदि को सुनिश्चित करता है। यानी कि ये इसका पूरा रिलेशन किससे है, ऑक्सीजन की जो सप्लाई है उससे रिलेटेड है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम देखते हैं ऑपरेशन, अभियान और अभ्यास। कौन कौन से नए ऑपरेशन हुए, अभ्यास हुए और अभियान हुए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कई बार हम इसको डिस्कस भी कर चुके हैं। तो देखते हैं फर्स्ट वाला कौन सा है। तो पहला जो अभ्यास है उसका नाम है तुर्की और अजरबैजान का संयुक्त सैन्य अभ्यास, जिसका नाम है मुस्तफ़ा केमाल अतातुर्क। ठीक है, तो ये मुस्तफ़ा केमाल अतातुर्क है कि किन के बीच में हुआ है ये पूछा जा सकता है। तो अतातुर्क से ध्यान रखिएगा कि तुर्की और अजरबैजान के बीच में, अजरबैजान की राजधानी बाकू के अंदर जो है इसका जो है संचालन किया गया था। उसके अलावा इसके अंदर देखिए अब किस किस का यूज़ किया गया वो इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, लेकिन ये किसके बीच में हुआ ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अभ्यास का नाम है एक्सरसाइज सी ब्रीज। एक्सरसाइज कौन सी, सी ब्रीज। ये वाली जो एक्सरसाइज है ये किसके बीच में हुई है, तो देखिए ये वाली जो एक्सरसाइज है रूस और यूक्रेन के मध्य तनावपूर्ण संबंधों के मध्य यूक्रेन के साथ पश्चिमी सहयोग का प्रदर्शन करते हुए यूक्रेन और संयुक्त राज्य अमेरिका ने काला सागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास जो है इसकी शुरुआत की है। पहली चीज़ सी ब्रीज, तो ये नौसैनिक अभ्यास है। ठीक है, नौसैनिक अभ्यास है और किसके बीच में है, तो यूक्रेन और USA के बीच में।
और कहाँ किया है इन्होंने, काला सागर यानी कि ब्लैक सी में। अब आप नक्शे में है ना इसको मार्क कर लीजिएगा कि ब्लैक सी कहाँ पर है, हाथों हाथ ये काम कीजिएगा कि नक्शे में आप ब्लैक सी को मार्क कीजिएगा और यूक्रेन को भी मार्क कर लीजिएगा ताकि पता रहे कि आइडिया रहे थोड़ा। तो यूक्रेन और यूएसए के बीच में जो ये अभ्यास हुआ है इसका नाम है ऑपरेशन सी ब्रीज या एक्सरसाइज सी ब्रीज जो है इसका नाम है। अभ्यास सी ब्रीज का आयोजन 1997 से किया जा रहा है तथा इसमें नाटो राज्य तथा काला सागर क्षेत्र में स्थित नाटो सहयोगी देश जो है वो शामिल होते हैं। तो ये इसका उद्देश्य रहता है और बाकी तो इसमें जो भी इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो नौसैनिक अभ्यास है उसका नाम है इन EU NAVFOR अभ्यास। ठीक है, ये नौसेना का अभ्यास है। इसमें भारतीय नौसेना और यूरोपीय संघ की जो नौसेना है उसने भाग लिया है। यूरोपीय संघ में 4 देशों की नौसेनाओं ने भाग लिया है, जैसे कि इसमें देखिए भारत, इटली, स्पेन और फ्रांस, इनकी जो सेनाएं हैं नौसेना है उन्होंने जो है इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है। तो ये हमको थोड़ा ध्यान रखना है कि इन EU NAVFOR अभ्यास जो है वो किन देशों के बीच में हुआ है, तो ये पूछा जा सकता है। ठीक है, जिसके नाम थोड़े से अटपटे हों तो वो याद रखना ज़रूरी होता है कि वो एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं। फिर है इंडिया और थाईलैंड कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, जिसको कहते हैं इंडो थाई कॉर्पेट। ठीक है, तो ये जो है भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना के बीच में भारत और थाईलैंड जो है, पेट्रोल का मतलब होता है गश्त। ठीक है, पेट्रोल का मतलब होता है, पेट्रोलिंग मीन्स गश्त। ठीक है, तो गश्त जो है उसका आयोजन जो है भी किया गया है। इस अभ्यास का आयोजन मलक्का जलमड्रू, जिसको आप मलक्का स्ट्रेट कहते हैं, के निकट अंडमान सागर के अंदर जो है वो किया गया है। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था कि जो अंडमान सागर है उसके सबसे नज़दीक क्या पड़ता है, जावा पड़ता है, सुमात्रा पड़ता है या बोर्नियो पड़ता है, ऐसे करके 4 ऑप्शन थे। तो उसमें अपने को आंसर देना था अंडमान सी के सबसे नज़दीक क्या पड़ता है। ये UPSC का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन मैपिंग से आ जाते हैं, तो थोड़ा हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए। फिर देखते हैं ऑपरेशन पेंजिया 14। तो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन यानी इंटरपोल जो है, इंटरपोल के बारे में हम कई बार पढ़ते हैं। इंटरपोल जो एक संस्था है ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन है जिसको इंटरपोल कहा जाता है। यानी कि जो पुलिस होती है पूरे वर्ल्ड की पुलिस, उसका भी एक संगठन होता है जिसको इंटरपोल कहते हैं। उसने जो है ऑपरेशन पेंजिया 14 जो है के माध्यम से नकली और अवैध दवाओं को, चिकित्सा उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री को जो है वो लक्ष्य बनाया है। यानी कि जो नकली और अवैध दवाएँ हैं उनको पकड़ा है। और इस ऑपरेशन में वेबसाइटों और ऑनलाइन मार्केट प्लेस सहित जो 1 लाख के करीब से अधिक जो वेब लिंक्स हैं उनको जो है बंद करके जो है इन्होंने हटा दिया है। ठीक है, जो CBI है देश में इंटरपोल के लिए नोडल निकाय है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये हमको पता होना चाहिए। जो इंटरपोल होता है उसके लिए नोडल एजेंसी भारत में कौन सी है, तो वो CBI है। ठीक है, वर्ष 2008 में पहला ऑपरेशन पेंजिया संचालित किया गया था। अब देखिए पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन पेंजिया का संबंध किससे है, तो इंटरपोल के द्वारा चलाया जाता है। और जो नकली अवैध सामान या ऐसी चीज़ें होती है उनके जितने भी लिंक्स होते हैं उनको डिलीट किया जाता है, हटाया जाता है। ठीक है, फिर है नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है पहला एकल महिला मोटरसाइकिल अभियान। तो देखिए ये जो अभियान है ये BRO यानी कि जिसको कहते हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, उसके द्वारा इसको इस अभियान को चलाया गया है, एकल महिला मोटरसाइकिल अभियान। इसको रक्षा मंत्री ने जो है हरी झंडी दी है। और इसके अंदर देखिए इस अभियान में 29 वर्षीय कंचन उगुर सांडी जो है अकेले हिस्सा ले रही हैं और इस अभियान के तहत 24 दिनों में 3000 लगभग किलोमीटर की दूरी जो है वो तय करेंगी। इसके दौरान जो है वो इसका जो रूट रहेगा वो है इसका जो रूट है वो देख लेते हैं। इसका रूट है नई दिल्ली, मनाली, लेह और उमलिंग ला दर्रा। ठीक है, ये दर्रा कहाँ पर है, लद्दाख में है, और वापस वहाँ से नई दिल्ली, ये इसका पूरा जो है वो रहेगा। ये जो आपका ये पास पूछा है, ला का मतलब होता है पास या फिर दर्रा। इस दर्रे को आप जो है इंपॉर्टेंट नोट डाउन कर लीजिएगा, हो सकता है कि किसी एग्जाम में इसको पूछ लिया जाए। फिर है पर्यावरण और पारिस्थितिकी से संबंधित क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो देख लेते हैं। देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान व रेमोना राष्ट्रीय उद्यान, दोनों के नाम इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है क्योंकि न्यूज़ में है, करंट में है, UPSC में भी आ सकता है, अदर एग्जाम्स में भी आ सकता है। तो देखिए असम राज्य सरकार ने देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को 9 जून तथा रेमोना आरक्षित वन को 5 जून को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जो है यानी नेशनल पार्क के रूप में जो है उसको अधिसूचित कर दिया है। तो देहिंग पटकाई और रेमोना राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है, दोनों के दोनों आसाम के अंदर है, यही क्वेश्चन आएगा। असम में अब जो है 7 नेशनल पार्क के साथ देश का तीसरा सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला ये राज्य बन चुका है। मध्य प्रदेश में 12 और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 9 राष्ट्रीय उद्यान है। देहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व के भीतर स्थित है और ऊपरी असम के कोयले एवं तेल समृद्ध जिलों में फैला हुआ है। देहिंग नदी जो है जंगल से होकर बहती है और पटकाई वह पहाड़ी है जिस तल पर जो है ये अभ्यारण्य स्थित है। दूसरा है रेमोना राष्ट्रीय उद्यान, बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र के जो है वो भीतर है। असम के अन्य जो राष्ट्रीय उद्यान है उनको देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि काजीरंगा है, मानस है,
नामेरी है, ओरांग है, डिब्रू सैखोवा है। ठीक है, ये तो नाम याद होने चाहिए। अगर यूपीएससी की कोई तैयारी कर रहा है तो इनको नाम पूरे याद होने चाहिए। ठीक है, एक आरएस के अंदर भी क्वेश्चन आया था, लेकिन वो क्वेश्चन तो जो है उससे संबंधित था कि भाई भारत में लगभग कितने नेशनल पार्क है और कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, उसके संबंधित था। फिर नेक्स्ट है फिर है जूनीटीन्थ। जूनीटीन्थ क्या है? तो देखिए, अमेरिका के अंदर जो दास्ता है यानी स्लेवरी है, स्लेवरी सिस्टम जिसको कि अब्राहम लिंकन ने हटाया था, तो उससे संबंधित ये जो है जूनीटीन्थ एक कार्यक्रम है, ये यानी कि राष्ट्रीय स्मरणोत्सव है। इसको मनाया जाता है और इसमें जो है इस दिन छुट्टी रखी जाती है। और ये जो है इस जूनीटीन्थ का मतलब है जून 19। ठीक है, जून 19 1866 से जो है इस त्यौहार की शुरुआत हो गई थी। फिर एक न्यूज़ है, हालांकि ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार यहाँ और देख लेते हैं कि भारत में जो भी 3 तरह के टीके जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो सबसे पहला तो है कोवैक्सीन, जिसको कि प्रधानमंत्री जी ने भी खुद ने लगवाया था। तो कोवैक्सीन जो है भारत बायोटेक के द्वारा निर्मित जो है एक सरकारी टीका है। तो इसका नाम ध्यान रखिएगा कि इसको किसने बनाया है, तो भारत बायोटेक ने बनाया है। कोविशील्ड जो है, ये जो है एस्ट्राजेनेका द्वारा निर्मित है और स्थानीय रूप से सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा निर्मित है। यानी कि इंडिया में जो है सीरम इंस्टीट्यूट और जो है यूके का जो है एस्ट्राजेनेका, इसके द्वारा निर्मित है। और यह चिंपांजी के एडेनो वायरस नामक एक सामान्य कोल्ड वायरस के कमज़ोर संस्करण से जो है वो तैयार किया गया है। ठीक है, चिंपांजी का जो वायरस है उससे इसको तैयार किया गया है। स्पुतनिक हमको पता है ये रशिया से है। रशिया में जो है गैमिलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी के द्वारा जो है इसको बनाया गया है। ये संस्थाओं के नाम थोड़े पता होने चाहिए, पूछ लिया जाता है। फिर हम जो नेक्स्ट है वो हमारा है राष्ट्रीय परिदृश्य। तो अब हम राष्ट्रीय परिदृश्य को कवर करेंगे। राष्ट्रीय परिदृश्य के अंदर पहली जो न्यूज़ है वो है भारत के मरुस्थलीकरण यानी डेजर्टिफिकेशन और भूमि क्षरण का एटलस जो है उसको जारी किया गया है। तो देखिए, इस एटलस को किसने जारी किया है, तो केंद्रीय जो हमारा वन पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है उसके द्वारा जो है डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलस ऑफ इंडिया यानी कि भारत के मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण का जो है एटलस जारी किया गया है। इसका नवीनतम संस्करण जो है वो जारी किया गया है। मरुस्थलीकरण और सूखा दिवस के अवसर जो है, यानी कि ये जो डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट डे जो 17 जून को मनाया जाता है, उस दिन जो है इसको जारी किया गया था। और इसको जारी करने के लिए जो संस्था है वो इसरो के द्वारा, जो एक संस्था है इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जो कि अहमदाबाद में है, ये इसरो की संस्था है, इसके द्वारा जो है इसको प्रकाशित किया गया है। और इसके अंदर जो है 2018 से 19 के समय में जितनी भी जो अपर्दित भूमि है जिसको इरोड लैंड बोलते हैं, ठीक है, उनको राज्यवार दिखाया है कि कहाँ किस क्षेत्र में कितना ज़्यादा जो है मरुस्थलीकरण का प्रसार हुआ है। अब ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप देखिए कि जब आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, आपके आरएस का सिलेबस है और यूपीएससी के सिलेबस में भी आपको एनवायरनमेंट और इकोलॉजी या साइंस टेक वाला जो पोर्शन है आपका, वहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है मरुस्थलीकरण के ऊपर। तो वहाँ आप इस रिसेंट रिपोर्ट जो है उसका उल्लेख कर सकते हैं, इसलिए ये रिपोर्ट यहाँ काम की है। ठीक है, अब देखिए, इसके अतिरिक्त 2003 से 2004 से लेकर 18-19 तक यानी कि 15 वर्षों की अवधि के लिए परिवर्तन विश्लेषण भी जो है इसमें प्रदान किया गया है। ये जो एटलस लॉन्च कार्यक्रम के अवसर पर जो है ये छोड़िए, ये काम का नहीं है। अब देखिए, भारत द्वारा मरुस्थलीकरण निवारण हेतु किए गए जो प्रयास हैं, तो भारत ने सितंबर 2019 में मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के पार्टियों के सम्मेलन जो यानी COP14 जो हुआ था, उसके 14वें सत्र की जो है वो होस्टिंग की थी, यानी कि मेज़बानी भी की थी। उसके अलावा भारत भूमि क्षरण तटस्थता की राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को प्राप्त करने और 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर अपर्दित भूमि की पहले की स्थिति प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहा है, जो भूमि संसाधनों के टिकाऊ और अनुकूलतम प्रयोग पर जो है वो केंद्रित है। ठीक है, तो ये हालांकि यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है, बात यहाँ ऊपर ही वाली इंपॉर्टेंट थी कि ये जो एटलस जो है वो जारी किया गया है, जो कि राज्यवार जो है आपको बताएगा कि कहाँ कितना मरुस्थलीकरण जो है वो फैला है या कम हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है वो है दिव्यांग जो लोग हैं उन लोगों के लिए है कि बच्चों के लिए पार दिव्यांगता शीघ्र हस्तक्षेप केंद्र का जो है वो उद्घाटन किया गया है। पार दिव्यांगता शीघ्र हस्तक्षेप केंद्र का मतलब है क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर। ठीक है, इनका जो है अभी उद्घाटन हमारे जो केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत है, उनके द्वारा जो है इसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है।
तो इसके तहत जो है 7 राष्ट्रीय संस्थानों और 7 समग्र क्षेत्रीय केंद्रों में स्थित 14 पार दिव्यांगता शीघ्र हस्तक्षेप केंद्र का जो है वो उद्घाटन किया गया। ऐसे 14 इंस्टीट्यूट्स का जो है उद्घाटन अभी किया गया है। इससे होगा क्या कि जो भी लोग जैसे जो दिव्यांग है तो उनकी स्क्रीनिंग, उनकी पहचान, उनका पुनर्वास, उनका परामर्श, उनकी चिकित्सीय सेवाएं एक ही छत के नीचे उनको जो है वो प्रदान की जाएगी। अब इसके लिए 14 जो सेंटर्स हैं उनके नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा बस। जैसे देहरादून है, दिल्ली है, मुंबई है, सिकंदराबाद है, कोलकाता, कटक, चेन्नई, सुरेंद्रनगर, लखनऊ, भोपाल, राजनांदगांव, पटना, नेल्लोर और कोझिकोड के अंदर जो है इनको शुरू किया गया है। सो ये थी आज की खबरें। आज हम 30 मिनट्स का वीडियो बना चुके हैं ऑलरेडी, जो अब कल है, तो कल से हम जो है इसका राष्ट्रीय परिदृश्य को और कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो और जितना भी लोग जिनका आरएस के अंदर सिलेक्शन हुआ है उन सभी को जो है बहुत बहुत बधाई। अगर आपके आसपास में जिन लोगों को हुआ है तो उनके लिए भी आप जाइए, उनसे कुछ मतलब पूछ सकते हैं आप कि भाई किस तरीके से आप लोगों ने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई, तैयारी की। और फाइनली जो है तैयारी तो खुद को करनी पड़ती है, लेकिन हाँ जो पास होते हैं उनसे भी सीखने को मिलता है, जो पास नहीं होते हैं उनसे भी सीखने को मिलता है। सबका कैलिबर लगभग एक होता है, कुछ किस्मत होती है इंसान की और कुछ जो है उसका हार्डवर्क होता है। तो जो भी आने वाले एस्पायरेंट्स हैं जो आरएस के लिए एस्पायर कर रहे हैं कि इस बार आरएस की तैयारी करें, या फिर जो है अदर एग्ज़ाम्स या सिविल सर्विसेज की जो तैयारी करने वाले हैं, उनको यही है कि आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए, अच्छे से तैयारी कीजिए और पूरा जो है फोकस जो है ना अपनी तैयारी पर रखिए। पूरा फोकस करके जो है एक ही चीज़ पर फोकस करिए कि हमें ये करना है, तो उसी पे ही फोकस करिए, उसको पहला और आखिरी अटेम्प्ट बनाइए। सेकंड के लिए मत सोचिए कि आगे क्या होगा, इसी बार करना है और अच्छे से करना है, ये सोचिए। सो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। सो गुड बाय।